आपको कैसा लगेगा यदि आप 15 इंच का गोला टिश्यू पेपर के एक टुकड़े पर दागे और वह वापस आकर आपको लगे? प्रसिद्ध वैज्ञानिक रदरफोर्ड को अपने अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में ऐसी ही भावना थी। आइए उस प्रयोग को जानते हैं। हमारा उद्देश्य है परमाणु की संरचना को समझने के लिए रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित प्रयोग का अध्ययन करना, प्रयोग द्वारा निकाले गए निष्कर्षों और नाभिकीय विमाओं के अनुमान पर चर्चा करना। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु के थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को सत्यापित करने के लिए एक प्रयोग किया। रदरफोर्ड का विचार निर्वात में सोने की पतली पन्नी के टुकड़े पर ऊर्जावान अल्फा कणों को दागना था। रदरफोर्ड के सुझाव पर हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने निम्न प्रयोगात्मक व्यवस्था का उपयोग किया। एक निर्वातित कक्ष में एक घूर्णन सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन होती है। इसके पास 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से से कम मोटाई की पतली सोने की पन्नी है। एक छोटे छिद्र वाले लेड बॉक्स में अल्फा कणों के स्रोत के रूप में रेडॉन होता है। इस स्रोत से उत्पन्न अल्फा कणों की एक पतली किरण पतली सोने की पन्नी पर गिरती है। सोने की पन्नी को चुना जाता है क्योंकि इसमें कई अन्य परमाणुओं की तुलना में एक बड़ा परमाणु त्रिज्या होता है और इसे बहुत पतली पन्नी में बनाना आसान होता है। सोने की पन्नी से गुजरने के बाद अल्फा कणों की किरण पुंज जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकराता है, जहां इसे प्रकाश की चमक के रूप में पाया गया। प्रयोग के परिणाम। गीगर और मार्सडेन ने प्रकाश की तीव्र चमक को देखते हुए कहा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे होकर निकल जाते हैं। जब सूक्ष्मदर्शी को कम कोण से घुमाया गया तो उन्होंने पाया कि फ्लैशों चमक की संख्या में काफी कमी आई है। हालांकि जब सूक्ष्मदर्शी को बड़े कोणों से घुमाया गया तो आश्चर्यजनक रूप से तब भी कुछ चमक देख सकते थे जब सूक्ष्मदर्शी पन्नी स्रोत के एक ही तरफ स्थित था। दिए गए समय अंतराल में विभिन्न कोणों पर फैले हुए अल्फा कणों की कुल संख्या का एक प्रारूपिक ग्राफ दिखाया गया है। चर्चा। अल्फा कण का भार इलेक्ट्रॉन का लगभग 8000 गुना होता है और अल्फा कण V = 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड वेग से गति करते हैं। रदरफोर्ड ने माना कि अल्फा कणों और परमाणु के बीच लगने वाला एकमात्र बल कूलम्ब विद्युत प्रतिकर्षण था। पीछे की ओर प्रकीर्णन इंगित करता है प्रतिकर्षण बल अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। यह बल लग सकता है यदि धनात्मक आवेश पूरे परमाणु में फैलने के बजाय इसके केंद्र में केंद्रित हो। इसके अलावा हजारों अल्फा कण बिना अधिक विचलन के गुजरे हैं, इसलिए यह भारी द्रव्यमान बहुत कम मात्रा में स्थित होना चाहिए और परमाणु में शेष स्थान खाली होना चाहिए। इसलिए रदरफोर्ड के प्रयोग ने थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। रदरफोर्ड ने परमाणु का परमाणुवीय मॉडल प्रस्तावित किया जिसमें परमाणु अपने केंद्र में एक छोटे से नाभिक में केंद्रित होता है जिसमें धनात्मक आवेश होता है। इसका लगभग सारा द्रव्यमान इस नाभिक में केंद्रित होता है और इलेक्ट्रॉन कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। नाभिक और अल्फा कणों के बीच विद्युत प्रतिकर्षण इन कणों को नाभिक के अधिक निकट आने से पहले ही विक्षेपित कर देता है। रदरफोर्ड ने विभिन्न कोणों से विक्षेपित अल्फा कणों की संख्या के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न किया। tan θ/2 = ZE² 2πε0 MbV02। यहाँ थीटा = विक्षेपण का कोण, V0 = आपतित अल्फा कणों का प्रारंभिक वेग, जिसका मतलब है V0 = 2 × 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकेंड। Z = पन्नी के परमाणुओं की परमाणु संख्या, गोल्ड के लिए Z = 79। E = एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका अर्थ है E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ε0 = मुक्त स्थान का परावैद्युतांक। यहाँ ε0 = 8.85419 × 10⁻12 फैरेड्स पर मीटर और B = यह प्रभाव प्राचल जो नाभिक और अल्फा कण के वेग सदिश के बीच लंबवत दूरी है।
समीकरण द्वारा हम कह सकते हैं b का मान जितना कम होगा, अल्फा कणों का विक्षेपण कोण उतना अधिक होगा और इसके विपरीत भी ऐसा होगा। यह न्यूनतम दूरी r0 जहां तक आपतित अल्फा कण परावर्तित होने से पहले नाभिक तक पहुंचते हैं, निकटतम पहुंच दूरी कहलाती है। इसे निम्न प्रकार दिया जाता है: r0 = ze² by πε0 mv02। रदरफोर्ड ने माना कि नाभिक की त्रिज्या नाभिक से निकटतम पहुंच की दूरी की तुलना में कम होती है। उनके द्वारा प्राप्त परमाणु त्रिज्या का अनुमान गोल्ड के नाभिक के लिए r = 4.1 × 10⁻⁻14 मीटर के बराबर था। सारांश: अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से यह पाया गया है, अधिकांश अल्फा कण बिना अधिक विक्षेपण के सोने की पन्नी से गुजरते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अधिक कोण से विक्षेपित होते हैं। अल्फा कण धनावेशित और उनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन अभ्र की तुलना में अधिक होने के कारण उन्हें केवल तभी विक्षेपित किया जा सकता है जब धनात्मक आवेश केंद्र में छोटे क्षेत्र में केंद्रित हो, जिसे अब नाभिक कहा जाता है। रदरफोर्ड ने गोल्ड के नाभिक के लिए नाभिकीय त्रिज्या r = 4.1 × 10⁻⁻14 मीटर का अनुमान लगाया और परमाणु के एक नए परमाणुीय मॉडल का सुझाव दिया। रदरफोर्ड के अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग की मुख्य खोज परमाणु के अंदर नाभिक की खोज थी, लेकिन रदरफोर्ड के बाद कई तेज दिमाग भी इस बात की जांच करने में सफल रहे कि नाभिक किससे बना होता है। क्या आपने कभी सोने की पन्नी के प्रयोग के बारे में सुना है? सन 1911 में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक नए परमाणु मॉडल को लेकर आए जो जे थॉमसन के असफल प्लम पुडिंग मॉडल का विस्तार था। आइए इस वीडियो के माध्यम से रदरफोर्ड के इस परमाणु मॉडल की सफलताओं और विफलताओं को समझें। हमारा उद्देश्य है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और उसकी कमियों को समझना। रदरफोर्ड ने 1911 के आसपास अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार एक परमाणु के भीतर एक छोटा केंद्रीय कोर उपस्थित होता है जिसमें परमाणु का संपूर्ण धनावेश और लगभग पूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। यह कोर नाभिक कहलाता है। नाभिक में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूर्णन करते हैं। इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के लिए आवश्यक अभिकेंद्रित बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के धनावेश के बीच विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल द्वारा उत्पन्न होता है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और धनावेश बराबर होते हैं, अर्थात परमाणु के कुल धनावेश परमाणु के कुल ऋणात्मक आवेश के बराबर होंगे और संपूर्ण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थीं। यह परमाणु के स्थायित्व और रेखीय स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति के बारे में नहीं समझा सका। परमाणु का स्थायित्व: यदि परमाणु के इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूर्णन करते हैं तब वे त्वरित होते हैं। हालांकि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार त्वरित इलेक्ट्रॉन सतत रूप से विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है और इसलिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार खर्च होती रहती है। यदि ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या लगातार घटती रहती है और वह नाभिक में मिल जाएगा। इससे परमाणु अस्थायी हो जाएगा। लेकिन यह उस तथ्य का उल्लंघन होगा जो यह कहता है कि अधिकांश परमाणु स्थायी होते हैं। रेखीय स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार
घूर्णित इलेक्ट्रॉन सभी तापमानों पर विकिरण उत्सर्जित करते हैं। घूर्णित इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है, इसलिए घूर्णन की आवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए प्राप्त स्पेक्ट्रम एक सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन एक प्रायोगिक प्रेक्षण दर्शाता है कि हाइड्रोजन कमरे के तापमान पर या इससे कम तापमान पर विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है। हालांकि विद्युत या विद्युत विसर्जन के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करने पर विकिरणें उत्सर्जित होती हैं, लेकिन तरंगदैर्घ्य अभिलाक्षणिक रेखीय स्पेक्ट्रम न कि एक सतत स्पेक्ट्रम देते हुए आसानी से और शीघ्र परिभाषित किया जा सकता है। यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को संशोधन की आवश्यकता थी। एक डैनिश भौतिक वैज्ञानिक नील्स बोर ने नई विकासशील क्वांटम परिकल्पना से विभिन्न प्रस्तावों को मिलाकर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को संशोधित किया। सारांश: अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रस्तावित किया कि एक परमाणु के भीतर एक छोटा केंद्रीय कोर उपस्थित होता है, जिसमें परमाणु का संपूर्ण धनावेश और लगभग पूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। यह कोर नाभिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। संपूर्ण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व और हाइड्रोजन जैसे उत्तेजित परमाणु द्वारा उत्सर्जित रेखीय स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सका। आप अब जान चुके हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। बोर नामक एक वैज्ञानिक ने इस मॉडल की सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। इस मॉडल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आगामी वीडियो देखना न भूलें।